सोचिए, एक एग्रीमेंट के बाद भारत में कुछ ऐसे चीजें सस्ती हो जाए, लेकिन उसी वक्त हजारों किसान और छोटे व्यापारी नुकसान में चले जाएं। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये आपके जेब, रोजगार और फ्यूचर का सवाल है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक बीटीए, बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, क्या वाकई देश के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या फिर एक ऐसा डील जिसका असली असर धीरे धीरे सामने आएगा? क्या आपको सस्ती इंपोर्टेड चीज़ें मिलेगी, या फिर लोकल इंडस्ट्रीज पर इतना प्रेशर पड़ेगा कि नौकरियां खतरे में आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस डील का असली फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको? आज के इस डिटेल पॉडकास्ट में हम ब्रेक डाउन करेंगे बीटीए असल में है क्या, सिंपल ज़बान में। किसान, मछुआरे और टेक्सटाइल वर्कर्स पर इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, या फिर सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। सर, बहुत से लोग बीटीए का नाम सुन रहे हैं, लेकिन उसका मतलब और उसके असरात को नहीं समझ रहे, इसलिए बुनियादी तौर पर एग्रीमेंट को समझना ज़रूरी है। तो इसाकी सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि बीटीए असल में है क्या, और आम आदमी के लिए इसे समझना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली ये बीटीए बोले तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। जी जी। जैसा कि हम अमूमन ये होता रूटीन प्रैक्टिस क्या है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ में कोई बिजनेस रिलेशंस बढ़ाना चाह रही, कोई बिजनेस करना चाह रही, बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसा कि अमेरिका में चंद चीज़ें बनते हैं वहाँ पे, इंडिया में नहीं बनते। इसी तरह कि इंडिया में चंद चीज़ जो उगाते या नहीं तो कोई तैयार होते, वो जो अमेरिका में नहीं जाते जी। तो इसीलिए क्या है बोले तो ये आपसी लेन देन के वास्ते, आपसी बिजनेस के वास्ते ये लोग, जैसा कि हमारे अपने पास से एल्यूमिनियम ज़्यादा जाता अमेरिका को, आयरन यहाँ से एक्सपोर्ट होता अमेरिका को, इसी तरह यहाँ से जो है झींगा वगैरह एक्सपोर्ट होता। ये पूरा लेन देन का चलना है ना। तो कैसा अब जनरली आप और मैं बिज़नेस अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आप क्या मेरे को बेचते और मैं आपके पास क्या खरीदता हूँ, एक छोटा सा अग्रीमेंट होता है ना। उसी तरह जो है मुल्कों के दरमियान जी। तो ये थोड़े चीज़ों में ईयरली होता है, थोड़ों के पास 5-5 साल को होता है। ऐसा अग्रीमेंट्स जो है एक लिमिटेड पीरियड के लिए मायदा होना, उसके बाद फिर उसके ऊपर नज़रसानी करना, मतलब रिव्यू कर लेना, चेंज कर लेना। ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी दो मुल्कों के बीच में तिजारत करने के लिए एक जो है एग्रीमेंट है ये। तो ये एग्रीमेंट, और ख़ास करके अब अमेरिका और इंडिया के बीच में ये जो है इतना ज़्यादा लोगों को अब इस चीज़ को, पहले जो है एग्रीमेंट्स होते थे क्योंकि जनरली हुकूमतों का मौक़िफ़ ये रहता था कि भाई जो भी एग्रीमेंट कर लिए उसके वजह से अपने आवाम को फ़ायदा होना, जी, किसान को फ़ायदा होना, और दिगर जो भी है मतलब सनती इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होना। इस तरह का एक तरीक़ा अपनाते हैं। लेकिन अब रिसेंटली ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था ना, ट्रंप दूसरी बार वहाँ का अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद में वो टैरिफ्स बढ़ा देना, पेनिटिव मतलब जुर्माना तौर पे टैरिफ जो है उसको इम्पोज कर देना। अमेरिका जो चाइना के ऊपर करा, इंडिया के ऊपर करा, 100%, 50%, 200% ऐसा चला था ना। इसको लेके जो है अब पूरों की नज़र, मतलब जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हुआ है और पढ़े लिखे किसान हैं और पढ़े लिखे फिशरीज़ का है, फिशरमैन है, मतलब मछुआरे है, डायमंड मर्चेंट्स है, पल्स बोले तो अपने पल्स मतलब ये दाल वगैरह जो बिज़नेस करने वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस करने वाले हैं, टेक्सटाइल्स बिज़नेस करने वाले, ये लोग पूरा जो है अब उनका पूरा सबका नज़र जो है ये बायलैटरल एग्रीमेंट में इसमें क्या होने वाला है, किस तरह का मायदा होने वाला है, किसको फ़ायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान पहुंचेगा, इसके पर जो है पूरा नॉट ओनली सोशल मीडिया पे
पॉलिटिकल सर्कल्स में भी हो रहा, बिजनेस सर्कल्स में हो रहा, इनके रहते ना ये फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर्स, ये जी। पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिशरमैन एसोसिएशंस, फिशर इंडस्ट्री, मैराइन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स के, मैराइन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर्स के, जितने भी लोग हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है, ये पूरे ये ग्रुप्स के बीच में, ये एसोसिएशन के बीच में, सबके बीच में जो है ये एग्रीमेंट के बारे में अब ख़ास करके सब लोगों को भी उनकी नज़र है, क्योंकि जुलाई 14 या 21 सब्जेक्ट टू करेक्शन फाइनल डेट अपन देखेंगे, और डेट को जो है फाइनल दोनों मुल्क के कॉमर्स मिनिस्टर्स रहने दो, बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं ना, बैठ के जो है अग्रीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में पूरी तरह जो है इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती है। तो इसके लिए जो है पूरे लोगों को है, BTA का मतलब है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ये। जी जी सर, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से ये आम लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है? हुकूमत तो कह रही है कि BTA से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो पहली बात मैं जैसा बताया कि पूरे इंडस्ट्रीज वाले रहने दो, किसान रहने दो, ये सब लोग हैं, इसके ऊपर पूरा जो है नज़र उनका। जी इसमें अभी कौन से एग्रीमेंट में कौन से टैक्सेस है, इसको लेके एक जो है कन्फ्यूजन भी है, और ये फाइनल टैक्सेस नहीं है बोल के गवर्नमेंट बता रही, फाइनल एग्रीमेंट तो 24 को होगा बोल के। जो इंडिकेशन मिल रहा उसके हिसाब से देखे तो इमीडिएटली ये एग्रीमेंट से आधी रात में सडनली कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाना, इमीडिएटली इंपोर्ट बढ़ जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। जी पहले जो है एग्रीमेंट होने के बाद में, उसके बाद में जो भी है, तो ख़ास करके अब कई इंडस्ट्रीज़ को लेके अप्रहेंशंस, मतलब लोगों के दरमियान जो है खौफ तो है। मतलब एक ख़ास करके अपन फर्स्ट लेंगे किसानों के बारे में, तो किसानों के ख़ास करके कॉटन, कपास बोलते हैं ना, कपास जी के, जी कपास जो ग्रो करते हैं इंडियन फार्मर्स, वो लोग ऑलरेडी ये जो है पंजाब रहने दो, हरियाणा रहने दो, उधर जितने भी जहाँ जहाँ पे भी, अब ऑलरेडी फार्मर्स जो है इसके ख़िलाफ़ में, फार्मर्स जो भी यूनियंस है, वो यूनियन ऑलरेडी आवाज़ शुरू कर दी है कि हमारे को इसके वजह से नुकसानदायक है। पहले अपन कपास की बात कर रहे हैं, बाकी की चीज़ों के बारे में भी जाएंगे। इसके वजह से क्या है बोले तो, और दूसरा जो है ये कपास के वजह से, कपास का मेन किसका या रॉ मटेरियल है, कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, जी जो कपड़े बनते हैं अपने को। तो मेनली कपास यहाँ पे जितना अपने पास हार्वेस्ट होता, मतलब कितना कपास का प्रोडक्शन होता, उसके ऊपर बुनियाद पे जो है ये कपास जो है अब, और इंडियन कपास मतलब ख़ास करके इंडियन का कॉटन, वो लॉन्ग थ्रेड का कॉटन रहता, बहुत बेस्ट वैरायटी है। तेलंगाना में भी वही होता, बाकी के कई जगहों पे जो है होता, तो इसको डिमांड भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके पहले भी अमेरिका इसको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लेती थी, अपने किसान एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब ये नया एग्रीमेंट में अभी तक जो बातचीत चल रही, वो हिसाब से क्या है बोले तो रेसिप्रोकल टैरिफ बोल के बता रहे। जी रेसिप्रोकल टैरिफ जी, यानी जी। आप मेरे को एक चीज़ दिए तो मैं उतना ही टैक्स उतनी एग्जम्पशन आपको देता हूँ हम्म। बोल के। लेकिन इसके पीछे ही असल राज है, जैसा कि अमेरिका बोल रहा कि आप अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट कर लो, यानी इंडिया से अमेरिका को कॉटन जाता अलग बात है, लेकिन अमेरिका से ज़्यादातर कॉटन अगर आप इंपोर्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट अमेरिकन कॉटन को यूज़ करके अगर आप कपड़े बना के यहाँ से टेक्सटाइल अगर भेजे तो फ्री ऑफ कास्ट, मतलब कोई टैक्स नहीं रहती। जी जी, जो उसमें उसका फ़ायदा है। जी हाँ। फ़ायदा किसका है? उसका अमेरिका का फ़ायदा, मतलब उसका कॉटन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बनाएगा और इंडिया से जो है एक्सपोर्ट होगा, जी इसके ऊपर नहीं। लेकिन अगर इंडिया में जो कॉटन बना हुआ है, जो कॉटन उगाते हैं फार्मर्स, उसके ऊपर अगर बना के यहाँ पे इंडियन कॉटन से अगर रेडीमेड आप बना के, रेडीमेड ड्रेसेस रहने दो और टेक्सटाइल जो कपड़ा रहने दो बना के अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स हो जाएगा। तो क्या है, अपना एक्चुअली इंडियन का जो मैं बोला बेस्ट वैरायटी है, और ये इंडिया का से जो है जनरली अब कई का मुल्क ख़रीदते रहते हैं यहाँ पे। अब अमेरिकन कॉटन ही फ्री ऑफ कास्ट में इंपोर्ट कर दे रहे बोले तो क्या होता, बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश, वियतनाम है, कंबोडिया है, सब तो इसमें से बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश क्या करेंगे, बांग्लादेश में कंपैरेटिवली इंडिया लेबर चीप है जी, तो वहाँ से इंपोर्ट कर लेता,
फटाफट बना के भेज के पैसे बना लेता। इंडिया में जो है जो लेके आते वहाँ से ये जो फिर रिटर्न में जो रेट को वहाँ पे बेचा जाता है बगैर टैक्स के, वो रेट को कहीं को खरीदेंगे भाई। सपोज अमेरिका से आप 100 रुपये में कार्टन इंपोर्ट कर लिए बना के 110 रुपये में 120 रुपये में आप अमेरिका बेच रहे, कौन? बांग्लादेश वाला। जब इंडिया वाला 130 रुपये में अगर बेचना चाह रहा पर मीटर, तो कहीं को लेंगे? अमेरिका वाला नहीं लेंगे, दूसरे कंट्रीज भी नहीं लेंगे। तो इसकी वजह से नुकसान किसका है? एक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कई हजारों करोड़ों लोग काम करते रहते इंडिया में, लाखों लोग, करोड़ों पे तो नहीं, लाखों लोग। सूरत में है इंडस्ट्रीज है, जैसा भी जितने भी इंडस्ट्रीज है आप हिसाब डालो, गुजरात में जाओ, लुधियाना में जाओ, कहाँ पे भी जाओ, जहाँ पे भी इंडस्ट्री है उसके। और इमीडिएटली इम्पैक्ट अपने इंडिया में अगर देखा गया तो अब ये जैसा कि सिरिसिल्ला है, सिरिसिल्ला का अपने तेलंगाना में भूदान पोचमपल्ली है, आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी है, और उधर धर्मवरम है, और इसी तरह तमिलनाडु में तो कंची है, कांजीवरम बोलते। ये पूरों के ऊपर जो है इम्पैक्ट गिरता। और ख़ास करके जो फार्मर है, जब अमेरिका से इंपोर्ट हो रहा कपास, तो यहाँ पे फार्मर के पास ख़रीदने वाला कोई नहीं रहता, तो नुकसान किसको हो रहा? अल्टीमेटली इंडिया को हो रहा। ये अब किसान गड़बड़ कर रहे, और ये टेक्सटाइल एसोसिएशन वाले भी ये जो मायदा कर रहे, इसके ऊपर और एक बार आप जो है रिव्यू करो, नज़रसानी करो, हमारे जो है नुकसानदा हो जाता बोल के वो भी आवाज़ पुकारा कर रहे। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैं सरसरी बताया, इसके डेप्थ बहुत ज़्यादा रहता है इसका। अगर डिस्कस करने गए अपन बैठे, सिर्फ यही सब्जेक्ट पे आप घंटों के तरह कर सकते। कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ बनता है, कितना एक्सपोर्ट होता है, पुराना टैक्स क्या था, अब कितना हो रहा है, ये सब। ये तो ओवरऑल में देखा गया तो इंडियन किसान को कपास जो उगाता है वो किसान को नुकसान है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को नुकसान है, और कॉमन मैन को। जब रेट बढ़ गया तो इसीलिए जुलाई के बाद अब जो आप 100 रुपये में 150 रुपये में जो भी ख़रीद रहे कपड़े, आपका बिल हो रहा, अब आप जाए आप शोरूम में जा रहे तो 1000 रुपये का बिल कर रहे समझो। जुलाई के बाद आप 1200 1300 अकॉर्डिंग टू टेक्सटाइल के हिसाब से 10% से भी ज़्यादा बढ़ने वाला ही है आपको। तो कपड़े महंगे होने वाले हैं फर्स्ट डे पॉइंट ऑफ व्यू में ये। तो अब इसमें कॉमन मैन को बेनिफिट कहाँ से हो रहा? नहीं हो रहा। तो किसान को नुकसान हो रहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा, कॉमन मैन को नुकसान हो रहा। खाली सिर्फ मैं एक ही इंडस्ट्री बताया हूँ, इसी तरह पूरे इंडस्ट्रीज में फिशरीज है, और ड्राई फ्रूट्स का भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ड्राई फ्रूट्स बोले तो ख़ास करके अपने पास बादाम, अखरोट इस्तेमाल ज़्यादा होती। कैजू तो अमेरिका से इंपोर्ट नहीं होता, कैजू लोकल अपन प्रोक्योर करते। लोकल मार्केट में कैजू जो है जितना अपने इंडिया की ज़रूरत है उसमें तकरीबन जो है इंडियन लोकल मार्केट से मिलता। छोटे इधर उधर भी इंपोर्ट बहुत कम रहता। लेकिन बादाम अपन 80-85% इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से आता? अमेरिका से आता फिल वक्त भी। अब आप देखे उन्हें कैलिफोर्निया आलमंड्स बोल के लिखा हुआ रहता। जी हाँ। तो लोग समझ रहे कि ये एग्रीमेंट से अमेरिका आने वाला नहीं है। ऑलरेडी अमेरिका आपके घर में, आपके किचन में, रसोई में पहुंच गया ऑलरेडी। लेकिन अब कितना अंदर तक पहुंचेगा ये एग्रीमेंट से, वो है मेनली। तो अब ये बता रहे कि भाई पहले से जो भी है, ख़ास करके और इंडिया में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में अपने को अखरोट और बादाम की ये। तो अगर अब अखरोट यानी वालनट भी वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसके वजह से कॉमन मैन को ये ड्राई फ्रूट्स में ख़ास करके क्या होगा, थोड़ा सा फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ करो आज 1000 रुपये है, कल 800-900 रुपये में 100 रुपये 150, एक 10% 15% का कमी दिखेंगे ड्राई फ्रूट्स के खास कर में बादाम और अखरोट के बारे में। ये दो मेन फ्रूट्स है, बाकी के फ्रूट्स में आपको उतना ज़्यादा। ये दो ड्राई फ्रूट्स, इसको तो डोर्स ओपन करो बोल के प्रेशराइज कर रहा है वहाँ पे से। लेकिन नुकसान किसको होगा? आम नागरिक को, इंडस्ट्रीज को। नहीं, यहाँ पे आम आदमी को फ़ायदा है। नुकसान होगा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो अखरोट और जो ये बादाम उगाने के किसान हैं। ये तकरीबन आप सिर्फ कश्मीर का ही बात ले लो, आप 1.5 लाख से 2 लाख किसान जो है सिर्फ ये खेती बाड़ी मतलब अखरोट और बादाम के खेती के वो उनका ज़िंदगी गुजारा करते। अब उनके ऊपर इम्पैक्ट गिर जाता। तो ये अब ड्राई फ्रूट्स के मामले में अगर इसी तरह फिशरीज़ को अगर जाएंगे तो फिशरीज़ में ख़ास करके एक्वाकल्चर इंडिया से जो है
ख़ास करके नेल्लूर, और इंडिया में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश में ये 2 स्टेट्स में से बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु और थोड़ा सा जो है केरला, ये एरियाज़ में जो है झींगा यहाँ से अमेरिका को जाता। जी जी। तो अब उसके ऊपर जो है दुनिया के टैक्सेस ऑलरेडी डाल के, और पोल्यूशन के बारे में उसके टैक्सेस, ये वो टैक्सेस डाल के इंडियन एक्वा इंडस्ट्रीज़ का कमर तोड़ी हुई है अमेरिका। अब रिसेंटली जो पेनिटिव टैक्स जुर्माना के तौर पे जो इस पर उसके वजह से बहुत सारे एक्वा कल्चर को बहुत नुकसान हुआ पिछले 6-7 महीनों में। और अमेरिका का आर्गुमेंट क्या है, अमेरिका में इंडियन फिशरमैन डोमेस्टिक यानी जो ट्रेडिशनल तौर पे आता उसी तरह जाके मच्छियों का शिकार करता है समंदर में। तो छोटे छोटे जहाज़ रहते हैं, जी हाँ। मैक्सिमम मैकेनाइज्ड बोट्स भी छोटे साइज के रहते, बड़े ट्रॉलर्स नहीं जैसा कंपैरेटिवली अमेरिका। और बाकी के ट्रेडिशनल जो कश्तियाँ रहते हैं उस पे जाके समंदर में जाके, वो भी समंदर के बिल्कुल डीप नहीं चले जाते लोग, तो किनारे के तौर पे जाके जी हाँ। मच्छियाँ पकड़ के लाके उनका रोज़मर्रा का रोजी रोटी ज़िंदगी। गुजारते अपने को 7,500 किलोमीटर्स यानी 7,500 किलोमीटर का अपना सी शोर है इंडिया में, जी हाँ। जिसमें बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये पूरा का जो है अपने को टच होते हुए निकलता। तो यहाँ पे कई लाखों के तादाद में ये पूरा मछुआरे जो है ये फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अब अमेरिका का नया ये गाना क्या, अमेरिका का जो गाना निकल रहा आपको, वो मेन उसका कंटेंशन क्या है बोले तो, इंडिया में जो ट्रेडिशनल वे में जो मछुआरे जी हाँ। मच्छियों का शिकार करते, उसके वजह से समंदरी कछुओं को नुकसान हो रहा, पोल्यूशन हो रहा, उनका जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन स्टेज में है, मतलब ख़त्म होने के इस पे है। तो उनको बचाना है तो ये लोगों को, मछुआरों को आप सब्सिडी रोक दो बोल के उसमें कंडीशन है। ये अभी तक तो 100% है या नहीं है उसका तो कंफर्म नहीं कर सकते, ये कंडीशन है बोल के एक डिस्कशन हो रहा। अगर ये कंडीशन में, इसमें क्या है, इंडिया में एक मछुआरे को मिलने का सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से सालाना सब मिला के 1,500 रुपये से लेके 3-4 हज़ार रुपये के अंदर ही रहता। जबकि अमेरिका में बड़े बड़े सी ट्रॉलर्स रहते वहाँ पे, हेवी ऑलमोस्ट मॉनेस्टर साइज के रहते, वो लोग समंदर में जाके वो ट्रॉलर्स आप जैसा प्रोक्लाइन से उठाते, जेसीबी से उठा, उस तरह से फिशिंग होता वहाँ पे। तो उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा कहते ये समुद्री कछुआरों को, कछुए को, सॉरी कछुओं को, लेकिन अपने ट्रेडिशनल वे से हो रहा बोल के हो रहा। लेकिन वहाँ पे डॉलर्स में उनको सब्सिडी देता, मतलब वो जो किसानों को, जो फिशरमैन हैं वहाँ पे कारपोरेट लेवल पे होता। इंडिया में कारपोरेट लेवल पे अभी तक फिशिंग इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुआ, नहीं पहुँचा। एक्सपोर्ट हो रहा कारपोरेट लेवल पे, क्योंकि उसको प्रोसेस करना, लेके जाना, खास करके एक्वा में बोले तो श्रिम्प एंड प्रॉन, झींगा और ये प्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता, और लॉबस्टर में वो डिफरेंस रहता है। वैसे अपने पास श्रिम्प, झींगा, तो ये प्रॉन जो है एक्सपोर्ट करने में थोड़े से मल्टीनेशनल कंपनीज और लोकल कारपोरेट कंपनीज हैं, वो लोग पूरे आंध्र प्रदेश में वगैरह वगैरह अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करके वो फ्रोजन करके उसको शिप में लेके जाके चाइना, जापान, अमेरिका, उसमें अमेरिका ज़्यादा यहाँ पे जाता, थोड़े लंदन वगैरह भी जाते, लेकिन यहाँ पे अमेरिका को जो है ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ से जाता, क्योंकि झींगा वहाँ पे, श्रिम्प वहाँ पे कम मिलता है अमेरिकन का कंपैरेटिवली अदर। तो ये यहाँ था फिशरमैन को, तो फिशरमैन को भी बायलैटरल एग्रीमेंट में अमेरिका उंगली कर रहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को उंगली कर रहा, और ये ड्राई फ्रूट्स बिजनेस में भी ये आ रहा। तो ऐसा ओवरऑल, और कई चीज़ें हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये अगर ऐसा होता रहा तो जो स्लोगन से आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, ये सब सिर्फ कहावती रह जाएंगे फिर। तो वही है ना, अभी ये अपना डिस्कशन में एक्चुअली अपन आप पूरी तरह जो है आप लेके जाके सरेंडर कर दे रहे जी।
और ऐसा कि अब और आगे चल के अब आपके दूसरे कुछ सवाल आ रहे तो देखेंगे, लेकिन एक एक सब्जेक्ट एक जी है। जी हाँ। अब डायमंड इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं, किस तरह होता, नहीं, एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक बन जाता हो पूरा, बहुत एक एक सारा बार। हो, जी क्योंकि हाँ। इन डेप्थ बहुत है ही। खाली जी सिर्फ लोग समझ रहे कि WTC से हमारे को क्या, वो सॉरी BTS से हमारे को क्या लेना देना है, जी हाँ। हमारे को थोड़े लोग लेकिन ये जो है आपके रसोई तक पहुंचने वाला है। जी हाँ। अब उसमें कई चीज़ें हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। जी तो ये मेनली अपन वो डिस्कस करें सो ओवरऑल पे जी। ये चीज़। सर, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और इंडियन फार्मर्स के दरमियान मुकाबले के सवाल बहुत अहम हैं कि तो क्या भारत के किसानों के लिए ये एग्रीमेंट एक मौका है या फिर यह खतरा बन सकता है? अब मैं पहले कपास के जी फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी खतरा महसूस कर रहे हैं। जी। वो सीधे, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे इंडिपेंडेंट सीधे खतरे की सीधा बात खतरा क्यों है बोले तो यहाँ पे और एक कंपैरिजन है। यहाँ पे इंडिया में जो भी अपने पास है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का नंबर बहुत ज़्यादा रहता, मतलब 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़। जी। वहाँ पे कारपोरेट लेवल पे होता, वहाँ का फार्मर के पास कोई 100 के एकड़ पे एस्टेट्स रहते, तो वो लोगों को ये कॉटन फार्मर्स को कई लाखों डॉलर्स जो है सब्सिडी देती वहाँ पे। जी तो ये डायरेक्टली जो है ये मतलब इंडियन कॉटन फार्मर ज़्यादा जो एरिया में कॉटन उगाते हैं, इसीलिए अपन कॉटन फार्मर का बात। और बाकी के प्रोडक्ट्स भी है, जैसा ड्राई फ्रूट्स कश्मीर चले गए, कॉटन फार्मर्स तेलंगाना, आंध्रा, पंजाब, हरियाणा, जहाँ जहाँ पे भी एरियाज है, राजस्थान में थोड़े पार्ट्स, जितने भी जहाँ जहाँ पे, ये पूरे लोग के ऊपर ये तो सीधा सीधा तलवार है ना। जी हाँ। ये तो अब क्या है, जबरन लेके आके थोप रहा आपके ऊपर, और आप जो है मुंडी हिला के अगर साइन कर दिए, तो इसीलिए ऑलरेडी दिल्ली पहुंच गए हरियाणा पंजाब से फार्मर्स, और इसके खिलाफ में जो है आवाज़ उठा रहे। और यही बता रहा अभी तो ये आवाज़ अभी अब एग्रीमेंट से पहले, अब मतलब ऑलरेडी ये महीना ख़त्म हो गया, तकरीबन हो सका 14 या 24, एक बार फिर एक बार चेक कर लेंगे अपन। ये जुलाई में तो फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। जब तक ये लोग कुछ उसके ऊपर रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचना है। तो ये डायरेक्टली इंडियन फार्मर के ऊपर अमेरिकन प्रोडक्ट्स थोपने की कोशिश हो रही बोल के बहुत ज़्यादा लोग का इंडियन फार्मर ख़तरा महसूस कर रहा। जिसमें फिशरीज़ बोले तो सिर्फ फिशरी मैन ही नहीं है, पूरा आप नेल्लूर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ चले गए तो पूरा आंध्र प्रदेश में तो आपको पूरा कोस्टल बेल्ट में पूरे फार्मर्स पूरे झींगा का हार्वेस्टिंग करते, तो पूरे फार्मर्स ही है ना। ये पूरे इनके पूरे लाइफ जो है मिजरेबल हो जाते, कुछ हो गया तो ये पूरे लोग रोड पे आ जाते। तो सरासरी कोस्टल बेल्ट में मेजॉरिटी पार्ट आप अमेरिका के एग्रीमेंट के साथ मुतासिर होने वाला है। जैसा कि कॉटन फार्मर होएगा, फिशर झींगे का फार्मर होएगा, और ड्राई फ्रूट्स फार्मर। यहाँ पे तो 3 मेजर फार्मर्स तो आपको दिख रहे, किसान किस तरह से जो है खतरे का शिकार होने वाला है। तो सीधा सीधा किसान के कमर तोड़े जैसी छे। इससे पहले तो लेदर इंडस्ट्री की कमर तोड़ दिए थे। हाँ, तो ये भी वही है। तो वही अब ये एग्रीमेंट के बारे में कॉमन मैन भी सोचना है इसके बारे में। सर, हमारे कोस्टल इलाकों के जो मछुआरे हैं और फिशरीज वर्कर्स हैं, तो इनके लिए BTA कोई नए मौके लेके आ सकता है? एक्चुअली इसमें यहाँ पे अभी तक जो सरसरी जो अभी तक जो एग्रीमेंट के जो डिटेल्स बाहर आए हैं जी, जो मीडिया में वगैरह, तो इसके हिसाब से देखा गया तो डायरेक्टली इमीडिएटली कोई कंपनीज आके अपने सी शोर में, मतलब जो भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज अपने एस्टैब्लिश करके उनको ये करने का अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे एग्रीमेंट में। तो अगर एग्रीमेंट में कुछ ऐसा चीज़ है कि भाई हम टैक्स कम कर देते, वो लोग टैक्स रिड्यूस करने के लिए, सब करने के लिए ये मैराइन प्रोडक्ट्स के जो भी एसोसिएशंस है वगैरह वो सब भी कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर, कॉमर्स डिपार्टमेंट पे ऊपर ये जो है दबाव डाल रहे, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया, हम वहाँ पे इंपोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसको कम करें तो हम कुछ बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में बोल के है। अगर उसमें कुछ ढील दी, जैसा कि अब इमिडिएटली सब्सिडी कम कर दो बोल रहा, तो फिशरमैन का कमर टूट जाएगा तो फिशिंग करने वालों के लिए। तो अगर उसमें मैकेनाइज्ड बोट्स आ गए तो ट्रेडिशनल फिशरमैन को नुकसान हो जाएगा।
लेकिन जब अगर कमर्शियल बोट्स, कमर्शियल फिशिंग ट्रॉलर्स वगैरह आ गए तो उसके वजह से जो है कोस्टल में थोड़ा सा स्पीड अप होने का ये है, लेकिन उसके वजह से ट्रेडिशनल फिशरमैन को नुकसान होता। जी हो सकता है कि भाई चांसेस है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकते, मतलब उन्हें अब अगर फिशरीज छोड़ दी कि इनके पास काम करने की मौका हो जाती, ओनर जाके नौकर हो जाता नौकर है होने के चांसेस रहते अगर कमर्शियल आ गया तो। जी उसके दो पहलू भी है। हम्म, एक हो सकता है कि यहाँ पे रोज़ जाके चार, अगर फिशरमैन का लाइफ कैसा रहता, शिकार में कोई मछली पड़ी तो घर में, जैसा टाइलर को चला बोलते हैं जाता ना, बस जी डाले हाँ। तो ठाका नहीं तो फाका बोल के, हम्म। उसी तरह इनके शिकार में मछली गिरी तो घर जी, जाके घर चलता दो निवाले बच्चों को जो है खाना खिलाने की मौके पे रहता, नहीं बोले तो फाके रहते। तो अगर एक परमानेंट नौकरी आ गई, कुछ यूनिट में जम गया तो उसको महीना 1000-2000 रुपये, मतलब इंडिपेंडेंसी खो जाता। जी हाँ तो वो ये है। तो अब इसका पूरा एक फाइनल फ्रेमवर्क होने के बाद में कितना हो सकता, लेकिन अभी तो जो है अप्रहेंशंस, मतलब खतरे ही बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं लोगों के दिल में, मतलब ये जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनके दिल में तो ये खौफ तो है। सर, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल इक्विपमेंट और दूसरे इंपोर्टेड गुड्स के हवाले से एक सवाल है, क्या बीटीए के बाद भारत में कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं, और अगर हाँ तो कंज्यूमर को कितना फ़ायदा होगा? बेसिकली जो है ये एग्रीमेंट में फार्मास्यूटिकल में जेनरिक मेडिसिन्स वगैरह है, जी जी उस पर थोड़ा टैक्स रिडक्शन के बारे में कुछ रिडक्शन के बारे मतलब तकरीबन 0% से कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज का। जी उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स बोले तो आप टेलीविज़न वगैरह वगैरह नहीं है, जो कंप्यूटर रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जी उस चीज़ों के ऊपर भी कुछ टैक्स कम करने की बातचीत हो रही, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मतलब वो लोग कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे बेचते हैं, नहीं तो थोड़ा इक्विपमेंट बेचते हैं, वो असेंबल करके इंडिया में बेचने का। इस तरह से देखा गया तो मेडिकल फील्ड में थोड़े चीज़ों को, खास करके मैं बोल रहा हूँ ना जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, थोड़ा बहुत उस पे से रिड्यूस होने की कोशिश है। वही इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, क्योंकि अमेरिका में तो इतना बड़ा, अमेरिका में सिर्फ आप देखते हैं ना तो फ़ोन्स वगैरह सुबह आप देखे बोले तो चाइना, जी हाँ। जापान, इधर उधर, सिर्फ एप्पल एक फ़ोन अमेरिका का, उसके हटके बाकी के कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में अमेरिका का उतना ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया में यूज़ नहीं होता। जी तो इसी तरह से जो है वहाँ पे इंडिया, अमेरिका पे डिपेंड होकर इंडिया में ख़रीदने के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत कम हैं, मतलब रोज़मर्रा के तो इसीलिए थोड़ी चीज़ों में जो भी होता है वो नॉमिनल, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल फील्ड में थोड़ा सा जो है चीज़ों में थोड़ी तब्दीली भी आएंगी और थोड़े इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है। जी और मेडिकल में ख़ास करके मेडिकल अगर मेडिसिन कम हो गया तो आम आदमी को भी जो है थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा पहुंचाने की चांसेस है। जी बस अभी तक तो सरसरी, क्योंकि जी फाइनल एग्रीमेंट के बाद ही अपन बोल सकते हैं, लेकिन जो अप्रहेंशंस, मतलब जो खौफ जो बैठा जी, रहता ना बैठा दिमागों में, जी तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रहा। तो इसके फ़ायदे जो है अभी तक गवर्नमेंट भी कोई ठोस से इसके वजह से फ़ायदा ये होता, फायदे हो सकते हैं, ये नुकसान होते हैं, नुकसान हो कोई सकते, ठोस बल्कि अभी कोई एक बैलेंस स्टेटमेंट जो है जी अभी तक गवर्नमेंट के पास से नहीं आया। जी हो सकता है कि एग्रीमेंट से पहले, चंद दिन पहले जी। कुछ डिस्कशन होगा, जी तो जब कुछ और चीज़ें जो है सामने आने के चांसेस रहते हैं। सर, हाल ही में ये डायमंड इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, तो क्या इस एग्रीमेंट से कुछ उसका ताल्लुक है, या फिर कुछ से कुछ अगर ताल्लुक भी अगर है तो क्या उससे फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं? तो एक्चुअली ये डायमंड इंडस्ट्री, मतलब जी इंडिया में डायमंड इंडस्ट्री बोले तो पहले नाम आती सूरत जी जी और भावनगर, अमरेली बोल के, जहाँ पे वहाँ पे डायमंड पॉलिशिंग यूनिट्स है। मतलब इंडिया में जहाँ पे भी ये नेचुरल डायमंड्स, जी जो कुदरती तौर पे जो ज़मीन से जो हीरा निकलता है, उसको लेके जाके जो है पॉलिश वगैरह करके एक्सपोर्ट करते रहते हैं। जी कहाँ से? ये ख़ास करके सूरत है, भावनगर, अमरेली, गुजरात बेस्ड मेन इंडस्ट्री जी है ये। तो रिसेंटली जब ये दोनों के बीच में, इंडिया और इसके बीच में एक थोड़ा सा होने के बाद में जो टैक्स वार चला था ना, उस वार पे जो है डायमंड इंडस्ट्री पे बहुत सारा टैक्स इम्पोज कर दिया, टैरिफ। जी तो उसके वजह से क्या हुआ, तकरीबन कई इंडस्ट्रीज़ जो जितने भी पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं पूरे बंद पड़े हुए हैं, और लोग जो है खाने के लिए मोहताज है वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ है। तो ये लोग वहाँ पे हीरा पहुँचता था, उसको हीरे को तराश के चमका के ये लोग जो है फिर जवेरी को दे दिए, तो वो लोग वहाँ से गहने बना के
इंडिया में नेचुरल डायमंड, एक तो लैब ग्रोन डायमंड्स मतलब आर्टिफिशियल जी जो बनाया जाता है ना, वो नकली भी नहीं बोलते, लैब आर्टिफिशियल डायमंड्स, और एक है जो नेचुरल डायमंड्स। जी तो अब ये एग्रीमेंट में क्या है, इंडिया में जो नेचुरल जो कुदरती तौर पे जो हीरा मिलता है उसको टोटल पॉलिश करके चमका के अमेरिका को एक्सपोर्ट करना, तो जी। उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स है। मतलब मेहनत पूरी आपकी है, और आप जो है ये ओरिजिनल हीरो को, असली हीरो को अमेरिका के सौंप दो एग्रीमेंट के हिसाब से। और अगर वही असली हीरो का आप जो है उसको यहाँ पे इंडियन का कोई जावेरी उसको एक अच्छा सा गहना बना के अमेरिका को एक्सपोर्ट करे, तो उसमें 18 से लेकर 24% का टैक्स इम्पोज कर दिया। मतलब अब इंडिया में जहाँ पे मिलेगा जो कुदरती डायमंड है उसको यहाँ के ना ख़वातीन पहन सकते, ये सिर्फ अमेरिका वाले खरीद डालने का, और उनके वहाँ पे जो है वो एक सजावटी चीज़ वहाँ पे पहुँच जाता है। इंडिया में जो है उसका डेफिनेटली उसका डिमांड बढ़ जाएगा, यहाँ पे स्केर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि हर एक भी जो है पॉलिश करके चले जाएगा ना। अब यहाँ पे सिर्फ आप बचा कौन सा है, लैब ग्रोन डायमंड्स, मतलब जो लैब में बनते, जो आर्टिफिशियल, मतलब इंडियन ख़वातीन जो है आर्टिफिशियल गहने से सस्ते, वहाँ पे जो है नेचुरल डायमंड वहाँ पे चले जाता। तो ये पे भी इसीलिए जो है अब कई डायमंड लॉबी बहुत बड़ा लॉबी है, और ख़ास करके गुजरात को नुकसान हो रहा, और गुजरात क्या तो हुकूमत है जी, और गुजरात के 2 लोग हुकूमत कर रहे, 2 लोग इंडिया को बेच रहे, तो 2 लोग खरीदार वही है ना कहावत। तो वैसे स्टेट में से भी जो है वहाँ पे कई लोग, लाखों लोग जो है खाने के मोहताज हो गए ये इंडस्ट्री के हिसाब से, और कहीं बंद पड़े हुए। उसके पर मैं भी कल वहाँ पढ़ रहा था, देखा तो वहाँ पे धरना हो रहे। गुजरात डायमंड वर्कर्स यूनियन है, डायमंड वर्कर्स यूनियन ऑफ गुजरात कुछ, वो लोग धरने कर रहे, हड़ताल कर रहे, ये सब चल रहा, क्योंकि ये एग्रीमेंट नहीं, उसको बंद करो, टैरिफ निकालो बोल के। तो मतलब मगर मेन मीडिया स्ट्रीम में नहीं आ रहा, मेन मीडिया नहीं बता रहा ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप जो है आप ये पूरे ये जो असलियत है, ये जो हकीकत है, ये पूरा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं आ रहा, आम पब्लिक तक वो बात नहीं पहुंच रही। अब हमारे को क्या है, फिर एकेडमिक इंटरेस्ट है, इधर उधर जहाँ छानबीन के इंटरनेट पे जाके क्या हो रहा, वो न्यूज़पेपर क्या लिख रहा, ये किधर हो रहा बोल के होने से थोड़ा बहुत तो कम से कम वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सक रहे। नहीं बोले तो अपन भी ये इंडिया यहाँ हैदराबाद में जो भी 2-3-4 पेपर निकले उसको पढ़ के ख़त्म हो जा सकते हैं वहाँ पे। मतलब कंज्यूम से, अब उससे भी ज़्यादा कंज्यूम क्या कर सकते हैं आप। लेकिन अब बीइंग एज जर्नलिस्ट वो सब देखते होने से, ये 4 तरफ नज़र रहने से ये चीज़ों आपने, तो अभी अपन ओवरऑल अगर देखा गया तो BTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही आते रहता बार बार, ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ओवरऑल नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। फ़ायदा क्या होता वो एग्रीमेंट में देखा जाएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि अगले 5 सालों में अगर ये एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पे अमल में आ जाए तो भारत की इकनॉमी और आम आदमी की ज़िंदगी में आप क्या तब्दीली देखते हैं? देखो ये पूरा $500 बिलियन का एग्रीमेंट बोल के बता रहे हैं। जी। तो अब तक जहाँ तक मैं वो पूरा पढ़ रहा, इतने इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रहे हैं इसके वजह से। तो इससे अल्टीमेट बेनिफिट किसको होने वाला है? अब आप इंडिया में बेनिफिट किसको होना है? जो भी अगर एग्रीमेंट अगर कर लिए, किसान को बेनिफिट होना है, बिजनेसमैन को होना है, छोटे मोटे कारीगरों को, जैसा कि मैं डायमंड इंडस्ट्री के बाद, ये पूरे स्मॉल इंडस्ट्रीज है। डायमंड तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये पहले तो उसको जो है चमकाने वाला, मतलब पॉलिशिंग करके उसको सब जो है एक रूप देने वाला के पास, उसको तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, पीस पर की मिलता उसको, तो उसका इंडस्ट्री ये हो रहा। और ये कॉटन इंडस्ट्री में पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो रहा, फिशरमैन इससे मुतासिर हो रहा, झींगा का फार्मर मुतासिर हो रहा, ड्राई फ्रूट्स का फार्मर मुतासिर हो रहा। इतना मतलब परसेंटेज ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ज़्यादा दिख रहा। तो आगे चल के 5 साल में क्या होने वाला है पता, इमीडिएट तो यही है ना। तो आप जैसा ही आप एग्रीमेंट हो गया तो लेके आके जहाज़ों में से लेके आके कंटेनर के लेके आके अगर काटन उतार दिया इंडिया में,
इंडस्ट्री वाला तो 10 रुपये का फ़ायदा आ रहा बोले तो कोई बिजनेसमैन कोई रोकने वाला नहीं है। तो इमीडिएटली जो है, अब जैसा कि अमेरिका से काटन इंपोर्ट कर लेके कंबोडिया वाला, वियतनाम वाला, बांग्लादेश वाला सस्ते दामों में करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करते, फिर अमेरिका से वही लेके आके डंपिंग इंडिया में डंप कर दे सकता। हाँ, और असल चीज़ इसमें और एक चीज़ अपन डिस्कशन में भूल गए कि पोल्ट्री इंडस्ट्री, इसके बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये क्योंकि मैं बोला था ना एक एक चीज़ है। अब आप लेग पीस के बारे में तो सुने, इसके पहले भी अमेरिकन लेग पीस इंडिया को आने वाला है, इंडिया को आने वाला है बोल के, तो 100% उसमें एग्रीमेंट में ये है सबसे बड़ा चीज़। क्या वहाँ के लोग नहीं खाते, वहाँ के उसको ब्लैक मीट वगैरह कुछ समझते हैं, उसमें ये ज़्यादा रहता, फैट कंटेंट ज़्यादा रहता वगैरह, बल्कि वहाँ पे लेग पीस नहीं खाते, सिर्फ ब्रेस्ट पीस खाते चिकन का। तो उसको पूरों को वहाँ पे वो फ्रोजन फूड है, वो उसको फ्रोज करके कंटेनरों में इंडिया में लेके आकर डंप कर देता। मतलब डंप बोल के यूज़ इस वास्ते कर रहा हूँ कि ये बिजनेस में एक वर्ड है, जब तुम्हारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हो गई और उसको सस्ते दामों में कोई दूसरे मुल्क को बेच दिए तो उसको डंपिंग बोलते बिजनेस लैंग्वेज में। तो लेके आके इंडिया में डंप कर देता। अब आपको तो सस्ते में मिल जाएंगे चिकन लेग पीस, लेकिन उसकी वजह से इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा। इंडिया पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक ग्रेटनेस क्या है बोले तो, इंडिया में कोई भी मुर्गी बाहर से इंपोर्ट नहीं होती, सिर्फ चंद लेयर्स इंपोर्ट होते, वो भी वो लेयर्स अंडे मतलब है ना, जो सीड डेवलप करने के लिए। और नेक्स्ट जो है, इंडिया से एक्सपोर्टर कई वेस्टर्न कंट्रीज को होता। इंडिया में कोई मीट मतलब वाइट मीट यानी पोल्ट्री मीट इंडिया में इंपोर्ट नहीं होता अभी तक। अलबत्ता इंडिया का पोल्ट्री मीट गल्फ कंट्रीज को वगैरह एक्सपोर्ट होता। अब अगर तुम दरवाज़ा खोल दिए तो इंडियन फार्मर का, पोल्ट्री फार्मर का भी कमर टूट जाता। इसमें भी फार्मर, यहाँ पे भी किसानी है, क्योंकि गांव में जितने भी पोल्ट्री इंडस्ट्री है किसानी करेंगे वो। और मल्टी लेवल पे आजकल कोई आ गए तो जैसा कि वेंकटेश्वर हैचरीज, इसमें भी हैचरीज में है, लेकिन मेन इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट, वहाँ से चिक्स ला लेता, उसको पालता, हो रहा तो ब्रॉयलर यानी तो फार्म, यही है ना, अंडे देने वाली मुर्गी या बगैर अंडे देने वाली मुर्गी, सिर्फ खाने के क्या बोलते हैं कंजम्पशन के लिए, डायरेक्ट मीट कंजम्पशन के लिए या कंजम्पशन के लिए। जी दो ही है ना वैरायटी, दो ही है। तो ये एक है। तो ओवरऑल में देखा गया तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इंडियन किसान के लिए ख़तरा है, इंडियन फिशरमैन को ख़तरा है, ड्राई फ्रूट फार्मर को ख़तरा महसूस हो रहा अभी, तो डायमंड इंडस्ट्री को ख़तरा महसूस हो रहा। ऐसा जितना भी अपन ने बातचीत करी है, तो ओवरऑल में इसके वजह से आइंदा 5 साल में क्या फ़ायदा होने वाला है वो तो बाद में अंदेशा लगा जाएगा। फ़िलहाल तो ये पूरे सेक्टर्स के ऊपर ये BTA बायलैटरल एग्रीमेंट नाम का एक तलवार जो है लटक रहा है। कभी भी इसके वजह से किस को नुकसान पहुंचता है, किसके गर्दना कटते हैं, ये आइंदा जाके देखा जाएगा। इसाकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू से ये बात समझना ज़रूरी है कि किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट को सिर्फ सियासी या डिप्लोमेटिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। इसका असर सीधा आम आदमी, किसान, मजदूर और मछुआरे, टेक्सटाइल वर्कर्स और कंज्यूमर्स की ज़िंदगी पर पड़ता है। तो BTA भारत के लिए एक बड़ा मौका भी हो सकता है और कुछ सेक्टर्स के लिए चैलेंज भी। तो कामयाबी इस बात पर डिपेंड करेगी कि हुकूमत अपने स्टेट होल्डर के लिए मफादात को किस हद तक महफूज रखती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले किसी मुद्दे पे। धन्यवाद।